हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ का 7th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 36 टॉपिक हम प्रीवियस 6 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट के बारे में। देन हम देखेंगे एक स्पीसीज ब्लैक हनी बी स्पीसीज के बारे में। डिजी यात्रा अभी चर्चा में है तो जानेंगे इसके बारे में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा अभी सेंट्रल बैंक के गोल्ड इंपोर्ट से संबंधित एक रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो चर्चा करेंगे इसके बारे में। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। एक डिसीज डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियल सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि हाल ही में ये रिपोर्ट अभी चर्चा में रही, ये यूनेस्को के साथ मिलकर किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सेकंड में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वह यूनेस्को के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा, यानी कि IUCN के द्वारा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। यूनेस्को ने IUCN के साथ मिलकर जॉइंटली इस रिपोर्ट को रिलीज किया, जिसका टाइटल है वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स सेंटिनल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने आउटलाइन किया कि जो 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उससे संबंधित जो ग्लेशियर उसमें स्थित है उस पर खतरा उपस्थित है, और इसके अलावा इन्होंने सजेशन दिया कि इनका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की, तो इस तरीके की बॉडी होती है जो कि मूविंग आइस होती हैं, जो कि डेवलप होती हैं, जो स्नो के कोल्ड क्लाइमेट के अंतर्गत एक्यूमुलेट होने से ये कॉम्पैक्ट होती जाती हैं, रिक्रिस्टलाइज होती जाती है, तो उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। अगर हम की ऑब्जर्वेशन की बात करें इस रिपोर्ट के, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स जो रिपोर्ट है ये रिट्रीट करती है कि जो ग्लोबल लेवल पर सी लेवल का जो राइज है 2000 से वह 5% बढ़ चुका है। और अगर हम बात करें 1/3 ऑफ ग्लेशियर्स की, तो वह डिसअपियर हो जाएंगे 2050 तक, और हाफ ऑफ द ऑल जब हम 22वीं सदी में प्रवेश करेंगे तो वह हमारे हाफ ग्लेशियर्स डिसअपियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेल्टिंग होगी इनकी ग्लेशियर्स की, तो वह रिजल्ट उसका आएगा ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड के रूप में। ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो ग्लेशियर लेक होती हैं उसका जो तट होता है, उसके जो बैंक्स होते हैं वे टूट जाते हैं, और सडन जो डाउनवर्ड जो स्ट्रीम जो वैली होती है उसके अंतर्गत एक बाढ़ आ जाती है, जिसे ग्लेशियर लेक आउटवर्स्ट फ्लड बोला जाता है। इसके अलावा यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को, जो कि पेरिस क्लाइमेट चेंज का जो हमने लक्ष्य रखा है कि हमें 2100 तक हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को, और इसको मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगर हम इसको पा लेते हैं तो इससे हमारे जो 2/3 ऑफ द जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स हैं वह संरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई। इनके द्वारा कहा गया कि जो नॉलेज है उससे संबंधित जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई किए जाने चाहिए, साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और जो अर्ली वार्निंग और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो मेजर्स हैं उसको डिज़ाइन किए जाने चाहिए, उसको बेहतर तरीके से उसको क्रियान्वित यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल फंड फॉर ग्लेशियर्स के लिए जो कि सपोर्ट करेंगे जो कॉम्प्रहेंसिव इससे संबंधित क्या रिसर्च हो सकती हैं, क्या इफेक्टिव रिस्पांस मेजर्स हो सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करने के लिए इसमें इंटरनेशनल फंड की ज़रूरत है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर्स रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्पीसीज ब्लैक हनी बी स्पीसीज के बारे में है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एक न्यू स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है इंडिया के लिए, यानी कि स्थानिक है भारत के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको क्लासिफाइड किया गया है वल्नरेबल कैटेगरी में इन द IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको एपिस कैरिन जॉर्डियन भी बोला जाता है, ये रेंजेस ऑफ स्टेट गोवा, कर्नाटक, केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक अभी न्यू स्पीसीज है जो कि एंडेमिक है इंडिया की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है।
इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये क्लासिफाइड किया गया है वल्नरेबल इन आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंतर्गत, तो ये वल्नरेबल नहीं बल्कि नियरली थ्रेटन्ड है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टेट्स की रेंजेस जो कि गोवा, कर्नाटक, केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी एक न्यू स्पीसीज जो कि एंडेमिक है हनी बी का, जिसका नाम रखा गया है एपिस कैरिंजोडियन, और यह इसे इंडियन ब्लैक हनी बी भी कहा जा रहा है। ये डिस्कवर्ड की गई है वेस्टर्न घाट के अंतर्गत, जो कि ये वर्ल्ड में अगर देखी जाए तो हनी बी की 11th स्पीसीज है। अगर हम इस स्पीसीज की बात करें तो इसको क्लासिफाइड किया गया है नियरली थ्रेटन्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंतर्गत, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको एपिस कैरिंजोडियन जो कि रेंजेस जो कि आपके स्टेट ऑफ गोवा, कर्नाटक, केरला और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम इसके रिसर्च की बात करें, जो एपीकल्चर जो कि शहद के उत्पादन से संबंधित होता है, तो इससे संबंधित जो रिसर्च है उसको एक नया आयाम देगी ये स्पीसीज की डिस्कवरी। साथ ही साथ जो इंडिया है ये होम बन गया है 3 स्पीसीज का, जो कि हनी बीज, एपिस इंडिका, एपिस सेरेना और एपिस कैरिंजोडियन का। तो यह हमने बात की ब्लैक हनी बी के बारे में, जिसको एपिस कैरिंजोडियन भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हमने बात की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजी यात्रा से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा, यानी कि निर्बाध यात्रा एक्सपीरियंस होगा, जो कि बेस्ड होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये इंडस्ट्रियल लेड इनिशिएटिव है, जो कि कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फैसिलिटेट करेगा पेपरलेस ट्रैवल को, साथ ही साथ जो मल्टीपल जो आइडेंटिटी चेक होते हैं उस जो रेलवे के अंतर्गत, उसको ये हैसल फ्री ट्रैवल के रूप में बनाएगा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो डिजी यात्रा है एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस देगा बेस्ड ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये इंडस्ट्रियल लेड इनिशिएटिव है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये फैसिलिटेट प्रोवाइड कराएगा पेपरलेस ट्रैवल्स के लिए, और जो मल्टीपल आइडेंटिटी चेक होती हैं इन एयरपोर्ट्स पर, ना कि रेलवे पर, और ये आपका हैसल फ्री ट्रैवल को सुनिश्चित करेगा, तो ये भी इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी नीति आयोग ने एक जो डिजी यात्रा से संबंधित प्राइवेसी कंसर्न्स था जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उससे संबंधित क्लैरिटी देने की कोशिश की है। अगर हम बात करें, डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा, जो कि बेस्ड होगा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये एक इंडस्ट्रियल लेड इनिशिएटिव है, जो कि कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ये फैसिलिटेट करेगा पेपरलेस ट्रैवल को, साथ ही साथ जो मल्टीपल आइडेंटिटी चेक्स होते हैं एयरपोर्ट के अंतर्गत उसको ये अवॉइड करेगा, साथ ही साथ ये इनेबल करेगा जो आपकी निर्बाध रूप से और हैसल फ्री ट्रैवल्स को इसमें सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ ये इसका जो डिजी यात्रा है इसको आपको एक्सेप्ट करना ये प्योरली वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा इससे संबंधित अगर हम कंसर्न्स की बात करें, तो इसके अंतर्गत जो डेटा रहेगा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से लिया जाएगा, तो उससे संबंधित प्राइवेसी कंसर्न्स इसके साथ हैं, और इसके अंतर्गत जो सिक्योरिटी और जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं वह इनका एक्सेस कर सकती हैं पैसेंजर डेटा का, तो इस तरीके के कंसर्न्स इसके अंतर्गत है। नीति आयोग ने रिकमेंड किया है कि इस तरीके के हमें डिप्लॉय करने से पहले डिजी यात्रा को, उससे संबंधित हमें इसमें एल्गोरिथम ऑडिट और जो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और इससे संबंधित हमें इनिशिएटिव इसके अंतर्गत लाए जाने चाहिए, जिससे इसकी एक लोगों की प्राइवेसी के जो कंसर्न्स हैं उसको दूर करते हुए इसको लागू किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एक एसेंशियलिटी है जो कि कंफर्म करती है आइडेंटिटी ऑफ फेस को मैप्स और उसको एनालाइज करके। अगर हम फोटोग्राफ की बात करें या वीडियोग्राफी की बात करें, तो उसके थ्रू जो कि कंप्यूटर के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, इसको फिल्टर करके उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इस इमेज को,
किसमें, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के अंतर्गत, और फिर इसको कंपेयर किया जाता है जो भी उनके पास डेटा होता है उससे। अगर हम इसके की पैरामीटर की बात करें तो ये इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है जो फेस के अंतर्गत जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द आइज और दैट फ्रॉम द जो फोर हेड होता है, जो चिन के पास जो होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, इसके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। अगर हम बात करें इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है ये यूज की जाती है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन जीवन प्रमाण के अंतर्गत, साथ ही साथ पेंशनर्स जो ट्रेसिंग जो मिसिंग जो चिल्ड्रंस होते हैं बाय द दिल्ली पुलिस इस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का ये यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डिजी यात्रा से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि सेंट्रल बैंक अक्रॉस द ग्लोब, इसके अंतर्गत जो इसने बताया जिसमें जो सेंट्रल बैंक हैं वे रिकॉर्ड स्तर पर Q3 में जो सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपके सामने 3 रीजंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये जो खरीदारी कर रहे हैं उसके पीछे ये 3 रीजंस हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के कारण, सेकंड है डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर्स के कारण, थर्ड पे है फॉर रीबैलेंस ऑफ रिजर्व के कारण। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो सेंट्रल बैंक के द्वारा लगातार रिकॉर्ड स्तर पर सोने की जो खरीदारी की जा रही है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होना वर्ल्ड के अंतर्गत, तो ये करेक्ट है। इसके अलावा जो लगातार डॉलर्स का एप्रिसिएशन हो रहा है उससे भी ये सेंट्रल बैंक के द्वारा गोल्ड में सब ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। सेकंड में जो सेंट्रल बैंक के रिजर्व हैं उसको रीबैलेंस करने के लिए गोल्ड के खरीदारी इसके अंतर्गत की जा रही है, तो ये भी करेक्ट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ये इसके अनुसार ये पता लगाया गया कि जो सेंट्रल बैंक हैं अक्रॉस द ग्लोब ये गोल्ड को खरीदने की इनको जो एक तरीके से होड़ सी लगी हुई है और ये रिकॉर्ड स्तर पर गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 के अंतर्गत। अगर हम इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट है जो कि Q3 के अंतर्गत 2022 में, और इसने लगभग 17.5 टन ऑफ रिजर्व को ऐड कर लिया है। इसका जो ट्रेंड है उसके रीज़न क्या है हमने बात की। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी है ग्लोबल लेवल पर, जिसके अंतर्गत हाई इन्फ्लेशनरी जो हाई महंगाई जो प्रेशर है, साथ ही साथ जो एक गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट टूल हो जाता है कि वह जो इस इन्फ्लेशन को दूर कर सके, साथ ही साथ इसके अंतर्गत डिफ़ॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं होता। साथ ही जो हिस्टोरिकल जो गोल्ड है ये हमेशा क्रिटिकल कंपोनेंट रहा है कंट्री के रिजर्व के लिए, इसलिए इसकी खरीदारी की जा रही है। और साथ ही जो डॉलर का लगातार एप्रिसिएशन हो रहा है जिसके कारण जो कंट्री का जो ओवरऑल रिजर्व है उस वो बढ़ता जा रहा है डॉलर के एप्रिसिएशन के कारण। साथ ही जो गोल्ड का है जो रिबैलेंस कर देगा रिजर्व को फॉर देयर स्ट्रेटेजिक लेवल पर, और जो अथॉरिटी एंड जो गवर्नमेंट के जो सेंट्रल बैंक है वो इस तरीके से रिलाय करते हैं गोल्ड के, जो कि वो काउंटर कर सकेंगे हेजेमनी जो यूएस और वेस्टर्न यूरोप की जो देश विश्व के अंतर्गत बनी हुई है उसको काउंटर करने के लिए इनके द्वारा गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे गोल्ड इंपोर्ट के, तो ये एक तरीके का हाई करंट अकाउंट डेफिसिट लेकर आएगा। साथ ही ये इस तरीके के जो हाई इलीगल एक्टिविटीज़ में ये संलग्न होते हैं जैसे कि हवाला ऑपरेशंस और नारकोटिक जो ट्रेड्स होती हैं उसके अंतर्गत इस गोल्ड का यूज किया जाता है, तो इस तरीके के इम्पैक्ट इससे पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी 2020 में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो इसने इंडिया को जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर बताया था गोल्ड का, और जो कि जिसके पास 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया की अगर ओवरऑल पोजीशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ गोल्ड होल्डिंग के बारे में, तो ये 10th पोजीशन पर है। साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंतर्गत ये इंक्लूड करता है थर्ड ऑन द लिस्ट जो टोटल गोल्ड रिजर्व है जिसके पास लगभग 2814 टन्स गोल्ड है। इसके अंतर्गत यूएस टॉप करता है जिसमें 8000 के आसपास उसके पास 8000 टन के आसपास गोल्ड है, जो जिसके बाद जर्मनी के पास गोल्ड की रिजर्व है। अगर एशियन कंट्री की बात करें तो इंडिया से ज़्यादा चाइना एंड जापान के पास रिजर्व है। अगर इंडिया के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो डिमांड ऑफ द गोल्ड है वो लगातार कंसंट्रेट होती है इन इमर्जिंग मार्केट जो कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं उसके अंतर्गत, क्योंकि वे डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं अपने जो फंड का
जिससे कि जो लगातार जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो अनसर्टेनिटी बनी होती है उससे आसानी से वह फ्यूचर में काउंटर करने की वह स्थिति में रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि वर्ल्ड लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स को शामिल करती है। जो हेडक्वार्टर है इसका लंदन के अंतर्गत है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है ये कवर करती है मार्केट जो कि कंप्राइज करता है लगभग थ्री क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स एनुअल गोल्ड कंजप्शंस को। थ्री क्वार्टर मीन्स 3/4 जो कि वर्ल्ड एनुअल गोल्ड कंजप्शंस को कैरी करता है। इसके अलावा जो मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी इसके अंतर्गत हैं जो कि गोल्ड इंडस्ट्री से संबंधित हैं। ये लगभग इंक्लूड करता है 25 मेंबर्स को, और जो मैनी गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था कि यूज और डिमांड है जो गोल्ड की उसको मार्केटिंग की जा सके, उसकी रिसर्च की जा सके, साथ ही साथ उससे संबंधित लॉबिंग इसके अंतर्गत की जा सके। तो ये हमने बात की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है फॉर एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इन बायोकल्चरल स्टडीज़ के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक ओनली इंस्टीट्यूट है जिस तरीके का एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो कि परस्यू करता है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को बाय द गवर्नमेंट सेटअप के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल से संबंधित रिसर्च और बायोकल्चर स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देता है। तो ये करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है ये केवल ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट सेटअप पर आधारित है जो कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो परस्यू करता है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। अभी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने बिल्ड किया है एक ट्राइबल हट का रेप्लिकास को जो कि एक तरीके का प्रमोट करेगा यूनिक हेरिटेजेस के रूप में। अगर हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च और बायोकल्चर स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ ये एक ओनली इंस्टीट्यूट है इस तरीके का जो कि इन द वर्ल्ड जो कि परस्यू करता है एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को इन गवर्नमेंट सेटअप के अंतर्गत। अगर हम बात करें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वे ये हैं कि ये जो ट्राइब्स हैं और जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन की स्टडी करें, साथ ही साथ उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है, उनके ह्यूमन स्केलेटन्स को जो उनके रिमेन्स हैं उनको, तो इसके लिए ये प्रयास करता है। साथ ही साथ ये सैंपल्स को कलेक्ट करता है आर्ट्स और क्राफ्ट से संबंधित जो कि ट्राइब्स से संबंधित हैं, और साथ ही साथ ये ट्रेनिंग सेंटर भी चलाता है ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो ये हमने बात की एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिसीज से संबंधित है जिस डिसीज का नाम है डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो कारण है कि डिफेक्टिव जीन जो कि डिस्ट्रोपिन के कारण ये होता है। डिस्ट्रोपिन क्या होता है? आप प्रोटीन इन द मसल्स के अंतर्गत ये प्रोटीन होता है, तो इसके डिफेक्टिव जीन के कारण होता है जो डिस्ट्रोफिन के अंतर्गत। तो सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इसकी कंडीशन है मोस्ट ऑफन अफेक्ट करती है बॉयज़ को ड्यू टू द बे डिसीज इज इनहेरिटेड होने के कारण। जो इसकी जो बीमारी होती है वह इनहेरिटेड होने के कारण केवल बॉयज़ को प्रभावित करती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उपचार है, इसका जो क्योर है वह अवेलेबल है। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इसका जो कारण है वह यह है कि जो डिफेक्टिव जीन डिस्ट्रोफिन के कारण ये होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि इसकी जो कंडीशन है ये बॉयज़ में देखने को मिलती है क्योंकि ये इनहेरिटेड डिसीज़ है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका क्योर अवेलेबल है, तो इसका अभी तक क्योर अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली।
चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो डिसीज है ये इसका कारण है डिफेक्टिव जीन्स जो कि डिस्ट्रोफिन काय में होता है। ये हमारे मसल्स के अंतर्गत एक प्रोटीन होता है, उसके डिफेक्टिव जीन के कारण ये बीमारी होती है। इसके अलावा ये कंडीशन है मोस्ट ऑफन देखने को मिलती है बॉयज़ के अंतर्गत, क्योंकि ये जो डिसीज़ है इनहेरिटेड होती है, जो कि विरासत में मिली होती है पेरेंट्स के थ्रू, और इसका कोई क्योर नहीं है। इसकी जो फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन जैसे कि आपकी एक कार्टिकोस्टेरॉइड जो एक दवाई है उसके द्वारा इसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन ये केवल जो सिम्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन इसका अभी प्योर क्योर इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज़ की, तो ये एक हेरिटेड है जो कि एक्स लिंक जो रिसेसिव पैटर्न होता है। जैसे अगर हम मेल की बात करें तो इसके अंतर्गत एक्स वाई जीन होते हैं, और जो फीमेल होते हैं उसके अंतर्गत एक्स एक्स जीन होते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो इनहेरिटेड है वह एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न के कारण होती है, जिसमें से जो एक्स जीन मिलता है इसको जो मिलता है वह मदर के द्वारा मिलता है, और जो वाई जीन मिलता है वह उसके फादर के द्वारा मिलता है। तो इसके अंतर्गत अगर जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो यदि डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जीन से पीड़ित हैं, उसके म्यूटेशन से संबंधित हैं, तो इस तरीके की बीमारी देखने को मिलती है मेल के अंतर्गत, जो बॉयज़ के अंतर्गत ज़्यादातर होती है डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें डकिन मस्कुलर जो डिस्ट्रॉफी है ये सीवियर टाइप है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जिसके अंतर्गत जो डिस्ट्रॉफिन होता है, जो प्रोटीन होता है मसल्स के अंतर्गत, वह उसके अंतर्गत पीड़ित होता है, जो प्राइमरली अफेक्ट करता है बॉयज़ को। इसमें जो मसल्स की वीकनेस आ जाती है यूजली बिगन हो जाती है ये 4 साल की एज से, और ये लगातार वर्स होती जाती है, बिगड़ता जाता है ये लगातार। और इसके अंतर्गत जो मसल्स जो लॉस है वे सबसे पहले आपके थाई में, जांग में देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ पेल्विस में देखने को मिलते हैं। ये फिर इसके बाद आर्म्स के अंतर्गत मसल्स का लॉस देखने को मिलता है, और ये जो रिजल्ट देता है कि ये व्यक्ति इसमें खड़े होने में भी परेशानी महसूस करता है, और इसमें कई समय तक ये एज ऑफ 12 तक आता है तो वह चलने में भी असमर्थ हो जाता है। ये अफेक्ट करता है मसल्स को। एक तरीके से इसमें जो मसल्स होते हैं वह एक लार्जर हो जाते हैं, और इसमें फैट का कंटेंट का इंक्रीमेंट होता जाता है, जिसको हम सिक्लोसिस कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी उस बच्चे के अंतर्गत आ जाती है। तो ये ज़्यादातर मेल्स में दिखाई देते हैं, और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें सिंगल कॉपी होती है इस डिफेक्टिव जीन की, तो जिसके कारण से उनमें जो माइल्ड सिम्टम्स इसके दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।